स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल वेरीफाई हम लोग। आज का लेक्चर में हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर के बारे में सीखेंगे और इनके पूरे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनमें जो भी यूज होने वाले आर्किटेक्चर है, हम उन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर 8051 का आर्किटेक्चर। तो आपके सामने अभी 8051 का आर्किटेक्चर है और ये जो आर्किटेक्चर डायग्राम है, तो बेसिकली हम आर्किटेक्चर को जब हम बात कर रहे थे, तो आर्किटेक्चर को हम लोगों ने बोला था कि ये दो विंग में हम लोग तोड़ते हैं। कब? जब हम 8085 पढ़ रहे थे तब, कि आर्किटेक्चर को जनरली दो हिस्सों में तोड़ा जाता है। पहला होता है दैट इज इंटरनल आर्किटेक्चर एंड दूसरा होता है मेरा एक्सटर्नल आर्किटेक्चर। तो जो मेरा ऑपरेटिंग पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, या मेरा ऑपरेशंस कैसे होता है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के लिए, वो मेरा इंटरनल आर्किटेक्चर बताता है, जो उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल सर्किटरी या फिर हम बोल सकते हैं इंटरनल पाथ के बारे में बताता है कि हमारा डेटा का फ्लो कहाँ से कहाँ और किस हिसाब से चलता है। मतलब इंटरनल प्रोसेस के बारे में बताता है, इंटरनली माइक्रो प्रोसेसर कैसे प्रोसेस करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को लेने में, और उसको आउटपुट देने की पूरी जो प्रक्रिया है उसको हम लोग समझते हैं इंटरनल आर्किटेक्चर में। और वही एक्सटर्नल आर्किटेक्चर में हम जनरली पिन डायग्राम देखते हैं कि आपके माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम कौन से हैं और उन पिन्स पे कनेक्शन होने वाले या उन पिन नंबर्स कौन से होते हैं सबसे पहले, और उस पिन पर हमारा कौन सा इंटरनल आर्किटेक्चर के बेसिस पर हमारा कौन सा पिन एसोसिएटेड होता है और उन पिन की क्या काम होती है। तो बेसिकली जो आपको बाहरी दुनिया में दिखता है दैट इज एक्सटर्नल एंड दैट इज द पिन डायग्राम, और जो आपको दिखता नहीं है और उस आईसी के अंदर होता है, उस प्रोसेसर या कंट्रोलर के अंदर में होता है, दैट इज द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल आर्किटेक्चर एंड टुडे, और जो आपको जो दिख रहा है बोर्ड पे, दिस इज द इंटरनल आर्किटेक्चर। ये हमें समझना होगा, ठीक है। तो आज हम कभी अभी क्या देख रहे हैं, हम आज देखेंगे इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8051। तो जैसा कि आप बोर्ड पे यहाँ डिस्प्ले पे देख रहे हो, आप नोटिस करोगे इसमें बहुत सारे चीज लगे हुए हैं, और ये सब चीज अगर आप 8085 के कंपैरिजन में देखेंगे हम लोग, तो हम लोग नोटिस करेंगे कि जो भी फीचर्स या जो भी यहाँ पे अवेलेबल चीजें हैं, वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर में एक अलग विंग में हुआ करता था, और वहां पे सिर्फ हम एएलयू की बात करते थे कि एएलयू के हिसाब से हमारा डेटा का फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, और फिर हमारा वो मेमोरी में कैसे जा रहा है, वहां पे कंट्रोल कैसे काम कर रहा था। ये सब याद होनी चाहिए आपको, जो हम लोगों ने 8085 माइक्रोप्रोसेसर के इंटरनल आर्किटेक्चर में देखा था। अगर याद नहीं है तो आप बैक करके देख सकते हैं 8085 का आर्किटेक्चर, आप उसमें इन चीजों को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं, ये मेरा पूरा एक सिंगल चिप पर है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात किया था। ये पूरा एक सिंगल चिप के ऊपर है, जो कि आपका यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन है, दिस इज द कंट्रोल सेक्शन, जो सिस्टम टाइमिंग है, इंटरप्ट्स है और डेटा मेमोरी कंट्रोल है। तो ये आपका पूरा कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर दिख रहा है। ये सेक्शन आपका रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का है, ये सिस्टम आपका पूरा रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का है, जहाँ पे आपको वेरियस रजिस्टर बैंक्स और रजिस्टर्स दिख रहे हैं। 8051 की खासियत है कि हमारे रजिस्टर बैंक तो रजिस्टर होते ही हैं, जो जनरल पर्पस रजिस्टर हम लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी होते हैं। जैसे ये हमारे कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, ये क्या होते हैं हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे। और आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे कोई एड्रेस बस और डेटा बस नहीं है, तो उसके जगह पे क्या है, तो हमारे पास पोर्ट्स हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे कि हमारे पास टोटल 4 पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। और इन्हीं पोर्ट्स पे हमारे पिंस एसोसिएटेड होते हैं, चाहे वो एड्रेस डेटा के हो, इनपुट आउटपुट के हो, एड्रेस के हो, या फिर मेरे कंट्रोल के हो। तो ये पोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए फ्रॉम द एक्सटीरियर वर्ल्ड टू द माइक्रो कंट्रोलर। हमारा रोम, इनबिल्ट रोम और रैम दोनों होता है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा था। तो ये आपका रैम हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपका रैम कहा जाता है। ये आपका यहाँ पे रोम है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, और ये जो हम लोग रीड राइट मेमोरी की बात करते हैं, जहां पर हम लोग इन डेटा को चेंज कर सकते हैं, दिस इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा आपका, ये स्ट्रक्चर आपका पूरा रैम का स्ट्रक्चर जाता है।
यहाँ पे आप देखो एएलयू लगा हुआ है, एएलयू के पास दो स्पेशल दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं, रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी। पीसी है हमारा, पीसी क्या होता है हमें पता है, दैट इज अ प्रोग्राम काउंटर। एक यहाँ पे आपको नया चीज दिखता है, दैट इज डीपीटीआर। डीपीटीआर का फुल फॉर्म होता है डेटा पॉइंटर, डीपीटीआर का फुल फॉर्म होता है डेटा पॉइंटर, ठीक है। तो डेटा पॉइंटर क्या काम करता है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये पीएसडब्ल्यू है, और पीएसडब्ल्यू क्या था हमें पता है कि पीएसडब्ल्यू कुछ नहीं, वो फ्लैग होता है जो कि हमारे अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशंस में हमें कंडीशन को चेक करने के लिए दिया जाता है कि हम पता कर सके कि हमारे कंडीशंस क्या है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे क्या, कि जितने भी आपके लाइंस हैं, हर लाइन में आप नोटिस करोगे जब आप कंट्रोल सेक्शन पे आओगे, ये 16 बिट का एड्रेस है। तो जैसे हमारा 8085 में हुआ करता था, सेम यहाँ भी है कि हमारे पास 8 बिट का डेटा बस है और 16 बिट का एड्रेस बस है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे एडी का टर्म यूज किया हुआ है, मतलब कि यहाँ भी हम मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? और बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है। लैच क्या होता है हम लोग लैच 8085 में पढ़ रखा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है लैच। तो लैच के थ्रू आपका कनेक्शन सारे पोर्ट्स पर रहते हैं। तो ये जो सेक्शन है, ये जो आपका इंटरनल आर्किटेक्चर है, तो इंटरनल आर्किटेक्चर को अगर आप देखोगे तो एक हिस्सा हो गया आपका इंटरनल रैम का, जो कि आपका ये स्ट्रक्चर है रेड के नीचे वाला स्ट्रक्चर, दिस इज द इंटरनल रैम, जहां पे आपके कुछ कंट्रोल्स के पार्ट हैं और कुछ आपके रजिस्टर बैंक लगे हुए हैं। दोनों हमारे रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर लगे हुए हैं और हमारे स्पेशल फंक्शन के रजिस्टर लगे हुए हैं। और बाकी के सेक्शन में हम देखेंगे तो एक साइड हमें पूरा का पूरा अपना एक्सटीरियर वर्ल्ड से कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट्स लगे हुए हैं या फिर पिंस लगे हुए हैं, हम उसको बोल सकते हैं, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए मदद करेगा। और हमारा एक पार्ट रॉम है जो कि हमारा इंटरनल रॉम है, और यही खासियत होता है हमारे 8051 का कि ये रॉम और रैम सब कोई को एक ही सिंगल चिप पर प्रोवाइडेड करता है, जिसको ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर से अलग करता है। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में कि हमारा जो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हमारा कैसे डिफाइन होता है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है 8085 के कंसेप्ट में कि जितने भी ऑपरेशंस हमारे अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमारा सिस्टम परफॉर्म करता है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर या हमारा माइक्रो कंट्रोलर परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म करता है हमारे मेमोरी का हेल्प लेता है और फिर हमारे रजिस्टर्स का हेल्प लेता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन। मेमोरी जहां पे हमारा इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड हुआ था, और रजिस्टर्स इसलिए क्योंकि रजिस्टर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन तो एक टेम्पोररी स्टोरेज वो प्रोवाइड करते हैं या एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आपका डेटा जो है, डेटा का फ्लो होता है या फिर डेटा का ऑपरेशन होता है। आपको याद होगा कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास दो टेम्पोररी रजिस्टर W और टेम्पोररी रजिस्टर Z हुआ करता था, जो कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वो टेम्पररी हमारे डेटा को स्टोर किया करता था। तो 8051 में ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है जो टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है, बट काम लगभग वही है जो 8085 का होता था। यहाँ भी पूरा जो परफॉर्मेंस है, पूरा जो आपका सिस्टम है, वो किसके मदद पे काम करेगा, तो रजिस्टर की मदद पे काम चलेगा। तो 8085 और 8051 में हमारे पास जो चेंजेस है रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये है कि आपका 8085 सॉरी आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो रजिस्टर्स हुआ करते थे, तो उसको हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर हुआ करता था, और स्पेशल पर्पस रजिस्टर हमारा सिर्फ एक लौता था, दैट वाज एक्यूमुलेटर। और उसको हम लोगों ने स्पेशल पर्पस क्यों कहा था वो हम लोग को अच्छे से पता है। सिमिलरली 8051 में भी हमारे पास दो रजिस्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को दो हाफ में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है जनरल पर्पस रजिस्टर और दूसरा होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। अब ये पर्पस नहीं रहा है, आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर हम लोगों ने पर्पस मेंशन नहीं किया है, ये हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का बहुत ज्यादा काम आएगा आप जब हम देखेंगे अपने आगे के लेक्चर्स में, आगे के स्लाइड्स में, आगे के सेक्शन देखेंगे तो हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि जनरल पर्पस में हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। जनरल पर्पस में हमें पता है कि हमारे जो जनरल रजिस्टर्स होते हैं, दैट इज ए बी, और ये सब हमारे जो रजिस्टर्स हैं, दे आर द जनरल पर्पस रजिस्टर, जो हमारे हर दिन के कामों में
योग आते हैं, या वे हर एक ऑपरेशन में हमारे जो काम आते हैं, दे आर द जनरल पर्पस रजिस्टर्स। उनका काम सिर्फ अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस के लिए है। लेकिन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स जो होते हैं, इनका कुछ स्पेशल काम है। ये आपको टाइमर के बारे में बताते हैं, कंट्रोल के बारे में बताते हैं, पावर के बारे में बताते हैं, डेटा पॉइंटर के बारे में बताते हैं। तो इसलिए इनको स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कहा गया है। तो जब हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को हम डिस्क्राइब करेंगे या स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को हम जानेंगे, तो सबसे बड़ी चीज क्या है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की, कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो होता है वो आपके रैम के दो हिस्सों को किया जाता है। आपके रैम में दो, ये क्योंकि आपका रैम का स्ट्रक्चर है, तो रैम को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है। रैम को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है। एक हिस्सा होता है जनरल पर्पस रजिस्टर का, जिसकी वैल्यू 00 से, रैम ये हो गई आपकी मेमोरी लोकेशन 00 टू 7F, ये होता है आपका मेमोरी लोकेशन, रैम के मेमोरी लोकेशन, जहां पे जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं जो कि यूजर एक्सेसिबल होते हैं, जो कि यूजर एक्सेसिबल रहते हैं। यूजर इस मेमोरी को यूज कर सकते हैं, इस मेमोरी स्पेस को यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। वहीं पर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो होते हैं, ये डेडिकेटेड होते हैं 80 से लेकर FF तक, और ये जो मेमोरी लोकेशन होता है, दे आर नॉट यूजर एक्सेसिबल, ये यूजर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसको यूजर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग करते समय, स्ट्रक्चरिंग करते समय ऑलरेडी इनको प्री डिसाइडेड फॉर्म में रख दिया गया है कि इनके अपने एक पहले से इनको काम की जिम्मेवारी दे दी गई है। इसीलिए इस एरिया को, इस सेक्शन को हम लोग नहीं छू सकते हैं, नहीं ऑल्टर कर सकते हैं, और जो हमारे लिए एरिया होता है वो होता है हमारा आपका 00 से लेकर 7F मेमोरी तक। तो आप नोटिस करोगे तो ये कितना मेमोरी सेक्शन हो जाएगा, 128 है ना, और ये भी आपका 128, टोटल आपके 256 हमारे में रैम का स्पेस है। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आपके पहले से प्री डिसाइडेड फॉर्म से, प्री डिसाइडेड इंस्ट्रक्शन उनके पास होता है कि जिनमें क्या काम करना है या फिर वो किस काम के लिए बने हुए, दैट इज दे आर द प्री डिटरमाइंड पर्पस। उनके पास पहले से अपना एक निश्चित लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्य पे वो काम करते हैं। इनमें ना हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ना ही प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए काम आता है। ये हमारा काम यहाँ पर नहीं होता है। और ये काम कहाँ होगा, डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए ये काम होगा मेरा जनरल पर्पस रजिस्टर में। तो रैम को हम लोगों ने दो हिस्सों में तोड़ा था अपना, एक जनरल पर्पस रजिस्टर में टूटा और दूसरा हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में टूटा। तो अब हम लोगों ने स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और कि हमारे कितने स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं और क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रैम का स्ट्रक्चरिंग में हमारा दो हिस्सा होता है, और जो हमें एड्रेस मिलता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए, दैट इज 802 FFH ऑफ इज एलोकेटेड टू स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। टोटल 128 में जो हमारे पास अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 21 लोकेशन ही अवेलेबल है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कितने होते हैं और उसमें हमारा मेमोरी लोकेशन कितने होते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि टोटल आपके पास 128, ध्यान दीजिएगा, 128 मेमोरी लोकेशन हमें अवेलेबल होते हैं, और इस 128 मेमोरी लोकेशन में जो यूज होते हैं वो सिर्फ मात्र 21 मेमोरी लोकेशन यूज होते हैं, जो कि 21 SFR होते हैं। जितने SFR होते हैं उतना ही मेमोरी लोकेशन यूज होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के बचे 107 मेमोरी लोकेशन को आप कोई काम कर सकते हो। जी नहीं, ये बाकी के 107 किसी के काम नहीं है, ये खाली हैं, लेकिन ये फिक्स्ड हैं। आप इनके साथ कोई छेड़खानी या फिर आप इनमें कोई डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हो। तो जब भी हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की बात करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि कुछ ऐसे प्री डिटरमाइंड फंक्शंस, प्री डिटरमाइंड इंस्ट्रक्शंस उसमें स्टोर रहते हैं और उनको उसी काम को एग्जीक्यूशन के लिए दिया गया है। इसीलिए हर एक SFR को एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट किया गया है फ्रॉम 80 टू FFH, और इसके बीच में हमारे पास SFR सारे लोकेटेड होते हैं, और हर एक SFR 1 बाइट एड्रेस का होता है, और उनका हर एक का अपना अपना एक इंडिविजुअल और एक यूनिक पर्पस होता है, उनका एक अपना यूनिक काम होता है। तो ये हो गया हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। जो स्पेशल फंक्शन या जो
जिनके पास स्पेशल काम करने की क्षमता है, जो बाकी लोग काम नहीं करते हैं, उस टाइप के रजिस्टर को हम लोग बोलते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं। तो टोटल हमारे पास 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्यूमुलेटर, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, डीपीएल एंड डीपीएच, डीपीएल एंड डीपीएच। तो बेसिकली ये जो डीपीएल और डीपीएच आप देख रहे हो, डीपीएल प्लस डीपीएच, उल्टा मैंने लिख दिया, मैं इसको सुधार लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। ये ऐसे, ये होता है आपका डीपीएच प्लस डीपीएल, ये बनता है आपका डीपीटीआर, ये बनता है आपका डीपीटीआर। डी से होता है डेटा एंड पीटीआर इज फॉर पॉइंटर। तो आपके दो डेटा पॉइंटर्स होते हैं जो डेटा को पॉइंट करता है कि डेटा की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, मेमोरी लोकेशंस कहाँ पर है। ये एल स्टैंड्स फॉर लोअर, डेटा पॉइंटर लोअर एंड डेटा पॉइंटर हायर। तो लोअर और हायर एड्रेसेस आपके डेटा को रखते हैं। दिस इज आई, आई का फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट इनेबल। ये सब हम लोग अभी आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले सेशन में हम लोग ये सब एक एक करके हम लोग सारा हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। दिस इज आईपी इंटरप्ट प्रायोरिटी, दिस इज P0, P1, P2 एंड P3। याद है ना आपको, मैंने लास्ट क्लास में बात किया था कि टोटल हमारे पास 4 पोर्ट होते हैं। कितने पोर्ट होते हैं? 4 पोर्ट होते हैं, P0 से लेकर P3 तक। तो ये P3 है, हम लोगों ने आर्किटेक्चर में भी देखा है। ये देखिए यहाँ पर पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 और हर एक पोर्ट का अपना अपना एक फिक्स ऑपरेशन पार्ट होते हैं। उसके बाद पीकॉन है। पीकॉन क्या होता है? तो पीकॉन का स्टैंड होता है पी से पावर और कॉन से कंट्रोल। ध्यान दीजिएगा, पी से पावर एंड कॉन से कंट्रोल, पावर कंट्रोल। उसके बाद PSW है, कि हमें पता है ये क्या है, हमारा फ्लैग है। एसकॉन है, स्टेटस कंट्रोल। सेलेक्ट लाइन उसको बोल सकते हैं। एसबफ है, सेलेक्ट लाइन कंट्रोल्स होता है बेसिकली, हम देखा जाए तो। एसबफ है कि ये आपको बफर्स होते हैं कि डेटा और सेलेक्ट लाइंस का जो डेटा बफर होता है, तो ये बफर होता है। इस एसपी होता है हमारा स्टैक पॉइंटर, पता है। टी मॉड, ये टाइमर मोड के लिए बताता है कि टाइमर या कंट्रोल, टाइमर या काउंटर मोड पे किस पे काम कर रहा है। ये टी मॉड बताता है कि ये टाइमर मोड पे काम कर रहा है या फिर कंट्रोल मोड पे काम कर रहा है। तो ये बताता है, इसका काम होता है टी मॉड का। ठीक है, टी कौन हो गया आपका? दिस इज टाइमर कंट्रोल। अब टाइमर कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो टाइमर या काउंटर दोनों, आप ध्यान रखिएगा, टाइमर या काउंटर जब भी हम बात करेंगे टाइमर की, तो टाइमर के साथ इनबिल्ट हम लोग बात करते हैं काउंटर। ये दोनों एक ही साथ आते हैं, टाइमर या काउंटर हमेशा एक ही साथ आते हैं। तो इस टी से लिखने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ टाइमर की बात करें, टाइमर एंड काउंटर दोनों हो गया। टाइमर एंड काउंटर कंट्रोल, टाइमर एंड काउंटर मोड, किस मोड पे काम कर रहा है। उसके बाद TL0, TH0, TL1 एंड TH1, ये चारों जो हैं आपके टाइमर के हिस्से हैं। ये चारों जो हैं, ये चारों आपके टाइमर के पार्ट हैं। तो टाइमर में भी है कि टाइमर हमारे पास दो होता है, हम लोग लास्ट क्लास में देखा था। टाइमर 0 होता है, टाइमर 1 होता है। इन दोनों के दो दो हिस्से होते हैं, एक हो गया मेरा लोअर और एक हो गया मेरा हायर। इनके भी लोअर और इनके भी हायर। ये TL0 का मतलब हो गया टाइमर लोअर 0, मतलब टाइमर 0 का लोअर, टाइमर 0 का हायर, टाइमर 1 का लोअर एंड टाइमर 1 का हायर। तो ये आपके टोटल हो गए 4 कॉम्बिनेशंस टाइमर 0 और टाइमर 1 के हिसाब से। तो ये टोटल हमारे पास, आप नोटिस करो, देख लो, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 21। तो टोटल आपके पास 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आ गए। और ये हर एक रजिस्टर, हर एक सेक्शन जो है, इनका अपना एक फिक्स काम है जो इनको प्रोवाइड करके देना है। तो इसीलिए इनको बोला गया है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। अब हम देखेंगे कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को जब हम लोगों ने यहाँ देखा, तो बेसिकली इनको हम लोग 7 ग्रुप में बांटते हैं। एक तो पावर है, और उसके अलावा आपके पास टोटल 6 ग्रुप आपको यहाँ पर सामने दिखेगा, लेकिन जनरली हम इसको 7 ग्रुप में तोड़ते हैं। तो पहला ग्रुप कहलाता है मैथ्स ग्रुप, जिसमें हमारा रजिस्टर ए और बी काम करता है, जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए काम करेगा। किस लिए काम करेगा?
ये मेरा अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए काम करता है, अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए काम करता है। दूसरा होता है मेरा, दूसरा ग्रुपिंग होता है मेरा स्टेटस रजिस्टर। और स्टेटस रजिस्टर क्या होगा कि ये इसके कंडीशंस को बताता है, इसके कंडीशंस को बताता है या फिर रिजल्ट की कंडीशन को बनाता है। और वो हमारा होता क्या है, तुमको पता है, वो हमारा होते हैं फ्लैग्स। थर्ड सेक्शन होता है डेटा पॉइंटर। अब डेटा पॉइंटर में जो डेटा का पोजीशन है, डेटा कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो रहा है, उनकी वैल्यूज, मेमोरी लोकेशंस की वैल्यू कहाँ पर है, वो सारा वैल्यू होता है डेटा पॉइंटर में। अब डेटा पॉइंटर को या तो हम 16 के साथ एक साथ ले ले, 16 बिट, ये सब 16 बिट के हैं। डेटा पॉइंटर भी क्या है मेरा 16 बिट का है, इसलिए तो हमारा 8 ही बिट का है। ये भी हमारा 8 बिट का है, ये भी हमारा 8 बिट का है। तो डेटा पॉइंटर आपका 16 बिट का है, तो इसमें 16 बिट में 8 बिट आपका लोअर बिट होता है, 8 बिट आपका हायर बिट होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 16 बिट का डेटा पॉइंटर मिल जाता है। उसी हिसाब से स्टैक पॉइंटर हमारा हो गया। हमें पता है स्टैक पॉइंटर क्या करता है कि टॉप ऑफ द स्टैक की एड्रेस रखता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं आईओ पोर्ट्स लैचेस। अब आईओ पोर्ट लैचेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये वो पोर्ट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जहां से आपका इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है। ये वो सेक्शन है जहां पे आपका इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन माइक्रो कंट्रोलर के साथ स्टैब्लिश होता है। और हर एक पोर्ट का अपना एक प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर है, हमको उसी प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर में ही अपने काम को करना है। तो पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3, ये टोटल 4 पोर्ट हैं। हर एक पोर्ट 8 बिट एड्रेसेबल, 8 बिट एड्रेसेबल होते हैं। ठीक है, हर एक पोर्ट 8 बिट एड्रेसेबल होते हैं। उनमें 8 पिंस है और हर एक पिंस आप अपने हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से या फिर अपने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम उस बिट को एड्रेस कर सकते हैं। पांचवा आता है आपका पेरिफेरल कंट्रोल। अब रजिस्टर्स का कंट्रोल जो पेरिफेरल के साथ होगा वो प्रोवाइड करता है पीकॉन, एसकॉन, पीकॉन, टीमॉड, आईई एंड आईपी। मतलब पावर कंट्रोल, स्ट्रेस कंट्रोल, टाइमर एंड काउंटर कंट्रोल, टाइमर एंड काउंटर मोड, इंटरप्ट इनेबल एंड इंटरप्ट प्रायोरिटी। ये हो गए आपके किसके लिए, ये हो गए आपके रजिस्टर्स के कंट्रोल के लिए, रजिस्टर को कंट्रोल ऑपरेशन जो प्रोवाइड होता है। अब उन्हीं रजिस्टर के पास डेटा भी होगा, तो पेरिफेरल्स, डेटा, रजिस्टर, रजिस्टर्स के जो वैल्यूज होंगे, रजिस्टर का जो पेरिफेरल्स के साथ जो इंटरेक्शन होगा उसके लिए जिम्मेवार होते हैं हमारे TL0 मतलब टाइमर्स। हम इसको टाइमर्स लिख देते हैं इन चारों को। और आपका बफर, और आपका बफर स्टेटस, टाइमर, बफर। तो ये बेसिकली टाइमर और एक बफर, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेटा पेरिफेरल्स के लिए। डेटा का कम्युनिकेशन, जो रजिस्टर से डेटा का कम्युनिकेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू द पेरिफेरल्स, उसके लिए आपके टाइमर्स और बफर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंट्रोल के लिए, रजिस्टर के कंट्रोल के लिए आपके पीकॉन, एसकॉन, टीकॉन, टीमॉड, आईई एंड आईए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसी हिसाब से ये हमारे पूरे सेक्शन होते हैं। तो टोटल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की जब भी बारे में बात करेंगे तो हम इन सब 6 ग्रुप के बारे में जरूर सोचेंगे। और इसी 6 ग्रुप को हम लोगों ने यहाँ पर एक साथ देखा था। एक्यूमुलेटर हो चाहे पी हो, डीपीएल हो। अब आपको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो इन दोनों के बीच में आप इजिली आप रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो, या फिर आप इनके मदद से, इन 6 पार्ट के मदद से आप अपने 21 SFR को याद रखने में आपको काम आएगा। एक होता है आपका ध्यान रखना अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, दूसरा स्टेटस के लिए, तीसरा पॉइंटर के लिए, चौथा पोर्ट्स के लिए, पांचवा कंट्रोल रजिस्टर्स के लिए, छठा डेटा रजिस्टर्स के लिए। तो मूलतः अगर आपको ये 6 पॉइंट याद रहेगा तो इसके अंदर आने वाले सारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, इन कैटेगरीज के अंदर आने वाले सारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स आपको बहुत इजीली याद रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हम लोग स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के बारे में सब कुछ देख लिया। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम देखेंगे हर एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के बारे में डिटेल से, मतलब टोटल 21 जो आपके SFR हैं उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। उन हर एक का अपना अपना काम और उनका अपना एक एक ऑपरेशन। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपको अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। और हो सके तो जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर से फर्स्ट पार्ट देखें, तभी आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगी।
थैंक यू सो मच।